स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे जॉन डीबी के बारे में। जॉन डीबी जो है फिलोसोफर थे और ये महान साइकोलॉजिस्ट भी थे। इनका जन्म के बारे में आज हम बात करेंगे जॉन डीबी के बारे में। तो जॉन डीबी का जन्म 20 अक्टूबर 1859 को हुआ था। 1859 को मृत्यु जो हुई थी इनकी 1 जून 1852 को हुई थी। ये अमेरिका के निवासी थे। जॉन डीबी का जो शिक्षा है वो जॉन हॉपिंग्स विश्वविद्यालय में चली थी। उन्होंने कहा, इनका एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा कि शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है, व्यक्तियों के उन क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा उन क्षमताओं का विकास है जो अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। तो इन्होंने शिक्षा दर्शन दिया। तो आज हम जानेंगे जॉन डीबी के शिक्षा दर्शन के बारे में। जॉन डीबी के शिक्षा दर्शन में हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे इनके कुछ विचार, और विचार इनका क्या क्या है हम आज जानते हैं। कहा कि किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। आप कोई भी विचार आपके अंदर आते हैं, कोई भी बात आपके सामने आती है, आपके मन में आते हैं, तो उसको एक अनुभव की कसौटी पर कसना चाहिए, उसके बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा धर्म के बारे में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा धर्म, ईश्वर व अंतिम सत्ता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्म हो गया या ईश्वर हो गया या अंतिम सत्ता पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो जो है वही सही है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि धर्म, सत्ता और अंतिम पर नहीं करना चाहिए, अंतिम सत्ता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जो सिद्धांत जो होता है प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे वही सत्य है। जो आप काम करते हैं, जो आप प्रयोग करते हैं और वो सही उतरा वही सही है। अर्थात इन्होंने करके सीखने पर जोर दिया। ध्यान देना है, इन्होंने करके सीखने पर जोर दिया है। यानी जो भी चीज है देखिए, करके देखिए। तो भगवान बुद्ध भी कहते थे अपोद दीपः भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। और इन्होंने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है सब चीज का मूल्य जो है बदलते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, अर्थ बदलते रहते हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब पे भी डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि जो 10 साल पहले सही था हो सकता है कि आज उसका जरूरी न हो या उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारा संविधान भी कुछ इसी प्रकार से है, उसमें लिख दिया गया हुआ है कि ये अभी के लिए सही है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो संविधान को समय दर समय संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि जो है समय जो है और परिस्थिति जो है हमेशा बदलती रहती है, स्थिति भी हमेशा बदलती रहती है। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण पर नियंत्रण करने एवं संभावनाओं को पूर्ति के लिए योग्य बनाते हैं। ठीक है। अगला कहा कि शिक्षा का प्रारंभ बालक की योग्यताओं, अनुसूचियों तथा आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो होता है बालक में प्रारंभ जो शिक्षा करते हैं बालक में, तो वो क्या क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए। योग्यता हो गया, उसका रुचि हो गया, सूची नहीं रुचि, आदत, इन सब को मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ही होना चाहिए कि क्या उसमें बनना है। ऐसा नहीं कि उसको डॉक्टरी पढ़ने का मन है, उसको इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज होना चाहिए कि शिक्षा जो होता है ना, इसको योग्यता और रुचि को ध्यान देना चाहिए और उनकी आदतों का भी मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के बाद ही उसका शिक्षा होना चाहिए। उन पर उन्होंने बात करी और इन्होंने कहा कि अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। इन्होंने कहा कि जो आप अनुभव करते हैं वही आपका ज्ञान है, और ज्ञान कब होता है जब आपके पास अनुभव होता है। तो इनका यही बात कहा। सत्य समय के आधार पर परिवर्तित होता जाता है। जो आज सही है हो सकता है कि वो कल गलत भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि सत्य जो होता है समय के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। अगला इन्होंने कहा कि क्रिया में बाधा उत्पन्न हो तो विचारों में उत्तेजना प्राप्त होती है। इन्होंने कहा कि क्रिया में जब कोई बाधा उत्पन्न होता है तो विचार में क्या होता है, उत्तेजना प्राप्त होती है। अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपका विचार जो होगा ना उसमें उत्तेजना आएगी, मतलब कुछ और नया करने का, कुछ और पैटर्न चेंज करने का इच्छा होगा। तो क्या हो गया, एक तरह से आपका उत्तेजना हो गया। तो क्रिया में जब जब बाधा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, विचारों में अध्ययन होगा। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा जो है गिजू भाई को दिया जाता है, लेकिन इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है। इन्होंने स्वतंत्र शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है कि मतलब स्वतंत्र हो, लोकतांत्रिक शिक्षा हो और बाल केंद्रित शिक्षा हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा, अगर आपके एग्जाम्स में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय अगर भारत में पूछा जाए तो गिजू भाई को जाता है। तो चलिए ये गिजू भाई को जान जाइए आप, गिजू भाई भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय इनको दिया जाता है। आगे बात करेंगे शिक्षा संबंधित कुछ विचार के बारे में। तो शिक्षा संबंधित कुछ विचार को हम अगर बात करें तो इन्होंने कहा के अनुसार शिक्षा जीवन का एक रूप से पढ़ोगे, एक रूप से पढ़ोगे मतलब लगातार शिक्षा की बात इन्होंने कहा, मतलब एक रूप से मतलब एक लाइन से लगातार पढ़ने के बाद कहीं इनमें कंटिन्यूटी शिक्षा में होना चाहिए तो तुम्हारे काम आएगा और इसके बदले जो सीखते रहोगे वो भी तुम्हारे काम आएगा। तो इन्होंने
शिक्षा को कंटिन्यूटी के रूप में कहा, एक लगातार क्रम के रूप में कहा। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रणाली है। त्रिमुखी प्रणाली का मतलब होता है कि इनका तीन बात कही इन्होंने, जिसमें टीचर, बालक और पाठ्यक्रम को साथ साथ रखा है। तो जॉन डीबी के अनुसार जो है शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है। अध्यापक छात्र तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण का पूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। जॉन डीबी कहते हैं कि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण का पूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। तो इन्होंने त्रिमुखी प्रणाली दिया था, त्रिमुखी प्रणाली दिया था, जिसमें टीचर, बालक और पाठ्यक्रम को रखा। तो त्रिध्रुवीय प्रणाली है, तो जिसमें टीचर है, बालक है और पाठ्यक्रम है। तो टीचर क्या करते हैं, टीचर स्वतंत्र चर है, बालक आश्रित चर है और पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चर है। तो टीचर और बालक के बीच में मध्यस्थता कौन करता है, पाठ्यक्रम करता है, यानी सिलेबस करता है। तो इन्होंने कहा टीचर क्या है, स्वतंत्र है, बालक आश्रित है। निश्चित रूप से पाठ्यक्रम और टीचर दोनों पर बालक आश्रित होता है। तो इन्होंने कहा टीचर क्या है, स्वतंत्र चर है अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बालक जो है आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो पाठ्यक्रम है ये मध्यस्थ चर है अर्थात इंटरमीडिएट वेरिएबल है। इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली दिया। तो आपका क्वेश्चन आएंगे कि त्रिध्रुवीय प्रणाली कौन दी शिक्षा में, त्रिध्रुवीय प्रणाली किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका आंसर बिल्कुल जाएगा जॉन डीबी के साथ में। आगे बात करेंगे मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल प्रधान शिक्षा आवश्यक है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की दृष्टि से जो है बाल प्रधान शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे या चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बाल के केंद्र पर आधार पर अर्थात बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को देना चाहिए। उन्होंने कहा बालक की रुचि, स्वभाव व योग्यता के अनुकूल शिक्षा, स्वाभाविक क्रियाएं सामाजिक वातावरण में देना आवश्यक है। बालक का रुचि भी होना चाहिए, उसमें स्वभाव और उनकी योग्यता का अनुकूलन होना चाहिए, स्वाभाविक क्रियाएं सामाजिक वातावरण में देना आवश्यक है। ये सारी चीज, जैसे बालक रुचि होना चाहिए, स्वभाव, योग्यता, अनुकूलन, ये सारा चीज क्या है, ये भी देना आवश्यक है शिक्षा में। कहा शिक्षा बिना वर्ग भेद के सभी के लिए आवश्यक है। इन्होंने कहा कि बिना वर्ग भेद के, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो इन्होंने बिना वर्ग भेद की बात करी, जो शिक्षा होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षा उपयोगी होना चाहिए, शिक्षा स्व अनुभव होना चाहिए, मतलब खुद का अनुभव उनके अंदर होना चाहिए, स्व क्रियाएं होना चाहिए अर्थात खुद से करके देखने के काम होना चाहिए। हमने बताया ना कि इन्होंने करके सीखने पर ज्यादा जोर दिया है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को समाज में संपर्क में लाकर समाजोपयोगी बना सकता है। तो सामाजिक दृष्टि से भी व्यक्ति को समाज के संपर्क में लाकर, इनका मानना था कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर व्यक्ति को समाज के संपर्क में ला दिया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, समाज के लिए उपयोगी बन जाएगा। तो शिक्षा को भी इन्होंने कहा कि समाज के व्यक्ति के साथ जोड़िए, ताकि जो इनका शिक्षा है वो समाज के लिए उपयोगी बन सके, समाज के लिए कारगर सिद्ध हो सके। तो अगले हम जानेंगे शिक्षण में महत्व, मतलब इनके विधि का शिक्षण में क्या महत्व होता है। तो विधियों जैसे विज्ञान, साहित्य, भूगोल आदि विषय पढ़ाते समय हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बालक की स्वाभाविक क्रियाओं से संबंध हो, तभी इनके बालक के व्यवहारिक रूप में सीख पाएगा। तो जो भी चीज हम पढ़ाते हैं उस पढ़ाते समय इसका स्वाभाविक क्रियाओं से संबंध होना चाहिए, और स्वाभाविक क्रिया से संबंध करेंगे सिलेबस को, इन सारी चीजों को, तो बालक में क्या होगा, व्यवहारिक रूप से भी परिवर्तन आएगा और व्यवहारिक रूप से भी जान पाएगा। तो उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर दिया था। आगे बात करेंगे प्रयोगात्मक विद्यालय में विषयों का शिक्षा देते समय उनका संबंध हस्तशिल्प, हस्तकला आदि क्रियाओं के साथ होना आवश्यक है। जिस समय प्रयोगात्मक की बात होती है, प्रयोग की बात आती है, यानी लैब की बात आती है, उस समय क्या होना चाहिए, उनका संबंध जो है हाथ से बनाकर बच्चा खुद से करे या खुद से मतलब कलाकारी करे या हाथ से कला करे। तो इन सभी बातों को हस्तशिल्प या हस्तकला आदि का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इन्होंने इन सब बातों पर ज्यादा जोर दिया। तो इनका हमारा रहा जॉन डीबी का शिक्षण प्रणाली। आगे हम जानेंगे इनके कुछ प्रश्न उत्तर। तो हम सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि शिक्षा और लोकतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो शिक्षा और लोकतंत्र की बात किसने किया था, तो लोकतंत्र के बाद जॉन डीबी ने किया था, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा जॉन डीबी। अगला मेरा है जॉन डीबी कहाँ के निवासी थे। तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। तो जॉन डीबी कहाँ के निवासी थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विचार ने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी। BF स्किनर, जॉन डीबी, एरिक एरिक्सन और चार्ल्स डार्विन। तो किसने बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब भारत की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर जॉन डीबी। ठीक है।
अगला है, जॉन डीबी मानते थे कि शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, आत्मकेंद्रित प्रक्रिया और परंपरागत प्रक्रिया है। देखिए, पारंपरिक प्रक्रिया इन्होंने नहीं कहा, आत्मकेंद्रित प्रक्रिया भी इन्होंने कहा, व्यक्तिगत प्रक्रिया भी इन्होंने कहा और सामाजिक प्रक्रिया इन्होंने कहा है, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, जॉन डीबी के अनुसार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता विकास है। यह विकास जो होता है किस दिशा में होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त में से सभी। शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। संस्कृति की बात इन्होंने नहीं कही थी, संस्कृति रूप से इनमें इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाया था, इसलिए इसमें सांस्कृतिक तो नहीं ही होगा इनके, इसलिए आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक इसका आंसर होगा। अगला है, जॉन डीबी के समर्थक थे। जॉन डीबी किसके समर्थक थे, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और प्रकृतिवाद। तो इन्होंने लोकतंत्र के समर्थक थे। लोकतंत्र का बड़ा ध्यान देते थे कि पढ़ाई जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई बिना वर्ण भेदभाव के होना चाहिए। जॉन डीबी ने स्त्री शिक्षा को लेकर क्या मत थे, जॉन डीबी का जो स्त्री शिक्षा का क्या मत था, स्त्री शिक्षा अनिवार्य नहीं है, सिर्फ संभ्रांत वर्ग की स्त्रियों के लिए शिक्षा और शिक्षा के स्त्री के लिए चुनौतीपूर्ण है। लोकतंत्र में स्त्री पुरुष को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। तो आपको ऐसे भी लग रहा है ना कि डी वाला आंसर पूरा सही है, तो आप बिल्कुल बिंदास लगाइए, डी आंसर सही है इसका। आगे बात करेंगे, जॉन डीबी की शिक्षा को क्या मानते थे, साध्य, साधन, जीवन और व्यवहार। जॉन डीबी ने शिक्षा को जीवन मानते थे, तो इनका आंसर हो जाएगा जीवन। ठीक है, जॉन डीबी साध्य नहीं मानते थे, साधन भी नहीं मानते थे, व्यवहार भी नहीं मानते थे, इनको ये लाइफ मानते थे, जीवन मानते थे। उन्होंने कहा कि जॉन डीबी क्या है, जॉन डीबी ने क्या माना था शिक्षा को, शिक्षा ऐसी प्रणाली है जिससे हमें जीवन है और हमें जीवन जीने की शैली, चाहे पर्यावरण की बात करें या अपने आप को आगे लड़ने की बात करें, अपने आप से जिंदगी में जद्दोजहद जो होता है उसको करने के लिए जीवन में शिक्षा आवश्यक है, जीवन की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, तो डीबी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के सूचियों के आधार पर किया जाना चाहिए। सही बात है। रुचि का प्रधानता के साथ साथ पाठ्यक्रम का साधारण जीवन में भी उपयोग होना चाहिए। सही बात है। पाठ्यक्रम को जीवन से निकटतम संबंध रखना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। पाठ्यक्रम को लचीला और बाल केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही कहा था। तो इन्हें यहाँ आंसर लग रहा है ना कि यहाँ सभी आंसर सही है, तो इसलिए बिल्कुल बिंदास रूप से आंसर यहाँ ई की ओर जाएगा, उपयुक्त एक में से अधिक। अगला है, जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो अनुभव का पुनर्निर्माण, वातावरण के साथ अनुकूलन, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, स्वीकार, आत्मक नैतिकता, उपयुक्त में से एक में से अधिक। देखिए, इन्होंने कहा कि अनुभव जो होता है, अनुभव का पुनर्निर्माण, सही बात है। वातावरण के साथ अनुकूलन भी बात करी थी, सामाजिक कुशलता की बात करी थी, ठीक है, स्वीकारात्मक नैतिकता की भी बात करी थी, इसलिए यहाँ भी आंसर हो जाएगा इन एक में से अधिक, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉन डीबी के अनुसार अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यक्ति का समाजीकरण, व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, विभेदीकरण, व्यक्ति का समृद्धिकरण और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त से अधिक। देखिए, यहाँ पर कहा कि व्यक्तित्व का विकास, इन्होंने व्यक्तित्व का, यहाँ व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व का सामाजिक कारण इन्होंने कहा कि जॉन डीबी के अनुशासन का मुख्य उद्देश्य, अनुशासन की बात यहाँ आ रही है, अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अनुशासन का ध्यान रखेंगे कि यहाँ व्यक्ति का सामाजिक कारण होना चाहिए, क्या सामाजिक कारण होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए के साथ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जॉन डीबी के शिक्षण विधि से संबंधित है। व्याख्यान, अनुकरण, प्रयोग, श्रवण, इनमें से कोई नहीं है। तो इन्होंने कहा कि व्याख्यान विधि नहीं, अनुकरण विधि नहीं, श्रवण विधि भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग द्वारा सीखना। इन्होंने कहा कि शिक्षा कैसा, आपको क्या है कि कसौटी पर कसना है, यानी किसी भी चीज को आप ग्रहण करते हैं तो उसको एक कसौटी पर कसिए, आपको सही लगे तब करिए, नहीं सही लगेगा तो छोड़ दीजिए, बात खत्म। तो ये हमारा रहा आज का क्वेश्चन। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे हौसला बढ़ाने के लिए बस आपका एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, बाकी हम आपसे कुछ आशा नहीं रखते हैं और बिल्कुल रूप से आप कर भी देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।